हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे एसपी पार्ट सेकंड यानी पीछे वाला लेसन 2 चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी पिक किए थे। उम्मीद है आपने वो कर लिए होंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं तो आप मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। आज हम पढ़ेंगे अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण। ये हमने अंश वगैरह के बारे में तो पहले लेसन में भी पढ़ ही लिया कि अंश होते क्या हैं। अब स्टार्टिंग प्रस्तावना से। व्यक्तिगत व्यापारी पेढ़ी की मर्यादाओं के कारण साझेदारी पेढ़ी का प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत व्यापारी पेढ़ी, व्यक्तिगत जो खुद की व्यापार होता है, जो खुद की कंपनी होती है, वो एक सीमित होती है। और वो सीमित होने के कारण क्या हुआ, साझेदारी यानी मिलकर के कंपनी चलाने शुरू हुआ। और साझेदारी पेढ़ी की मर्यादाओं ने कंपनी को जन्म लिया। जब एक व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता तो उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है, यानी साझेदारी की आवश्यकता होती है। जब साझेदारी के साथ काम शुरू होने लगा तब क्या हुआ, कंपनी का जन्म हुआ, यानी कंपनी की शुरुआत हुई। फिर लगा कि चलो दो जने मिलकर के कोई कंपनी खोल लेंगे, अकेले व्यक्ति कर नहीं सकता है। साझेदारी पेढ़ी में साझेदार हटने पर उसे मुक्त या निवृत्त करने की लंबी विधि भी करनी पड़ती है। अब जैसे पार्टनरशिप तो हो गई तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब वो हटता है, छोड़ता है या हटता है, स्वतंत्र होता है, तब फिर उसकी एक लंबी विधि होती है, प्रोसेस लंबा होता है। ऐसी विधि कंपनी में नहीं करनी पड़ती। ये सब चीज़ें क्या होता है, कंपनी में नहीं होता है। सार्वजनिक कंपनी के अंश जिस व्यक्ति ने लिए हो, उदाहरण के हो मीन्स लिए हो, वह व्यक्ति यदि अंश बेच दे तो उस कंपनी के धारण किए अंशों की मालिकी समाप्त हो जाती है। कंपनी में पार्टनरशिप किस प्रकार से होता है, अंशों के माध्यम से। अगर वो अपने अंशों को जो उसके पास थे यानी और वो बेच देता है, तो जैसे ही वो बेच देता है अब उसकी पार्टनरशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब उसकी मालिकी उसके पास नहीं रहती। जिस तरह से किसी एक वस्तु की स्वतंत्र रूप से खरीदी बिक्री हो सकती है, उसी तरह अंशों की भी स्वतंत्र खरीदी बिक्री हो सकती है। यहाँ यानी हम कभी भी किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकते हैं और हम उनको बेच भी सकते हैं। जैसे अगर हम उन अंशों को बेच देंगे तो फिर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं रहता। कंपनी के अंश का स्वतंत्र परिवर्तन यानी अपनी मर्जी से जो बदलाव किया जाता है, यह कंपनी का महत्वपूर्ण लाभ है, लक्षण है। इतना ही नहीं, दूसरी बार व्यक्ति को इच्छा हो तो पुनः उसी कंपनी के अंश खरीदकर उतने अंशों का मालिक बन सकता है। यानी कंपनी में क्या होता है कि अंश खरीद लेते हैं तो मालिकी हो जाती है, लेकिन अपने अंश अगर बेच देते हैं वहीं पर मालिकी समाप्त हो जाती है। मगर अगर व्यक्ति चाहे तो दोबारा वो कुछ समय बाद दोबारा भी अंश खरीद सकता है, और जैसे ही वो खरीदेगा तो उसकी मालिकी उसे वापस प्राप्त हो जाती है, यानी हकदार वापस से हो जाता है। कंपनी अंशधारकों के इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती, यानी उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकती। अंशधारक कानून की सीमा में रहकर ऐच्छिक रूप से अंशों का परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कानून के नीति नियम के अनुसार अपने का जो भी उनके पास अंश थे उनको बदल भी सकते हैं। इस पाठ में अंशों के ऐच्छिक परिवर्तन की विधि और वैधानिक हस्तांतरण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का अब हम अध्ययन करेंगे। पहले इसमें है अंश परिवर्तन का अर्थ, यानी अंश परिवर्तन क्या होते हैं। सामान्य अर्थ में देखें तो
अंशधारक अपने अंश स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से अन्य किसी को बेचे या अपना मालिकी हक अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे, यानी या तो किसी को बेच दे या किसी को, अब बोला मैं नहीं कर रहा मेरी जगह तू कर ले, तो अपना जो हक था वो त्याग दे और उस अंश की मालिकी हक का परिवर्तन हो तो उसे अंश परिवर्तन कहते हैं। यानी वो अपने अंशों को या तो बेच दे या फिर किसी को अपने मन से खुद भाई मैं नहीं करूँगा तू कर ले यानी त्याग दे, तो उसे अंश परिवर्तन। अब वो अंशों का परिवर्तन हो गया क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास चल गया, तो अंशों का परिवर्तन हो गया, उसे ही अंश परिवर्तन या हस्तांतरण जो पहले हक खुद का था अब वो किसी और का हो गया, तो या तो अंश परिवर्तन या फिर हस्तांतरण कहते हैं। इस प्रकार अंशधारी अपना मालिकी हक अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे यानी अन्य व्यक्ति को दे दे या उसकी मालिकी हो जाए उसे अंश परिवर्तन हस्तांतरण कहते हैं। अब है इसकी परिभाषा। कंपनी की सहमति की अपेक्षा से अंशधारक स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से अपने अंश की मालिकी अधिकार अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे और मालिकी अधिकार का परिवर्तन हो उसे अंश परिवर्तन कहते हैं। बात वही है, ऊपर और ये दोनों एक ही चीज़ है, सेम ही। जब अंशधारी अपने अंश अन्य व्यक्ति को बेचे, जो अंशधारक है वो अपने अंश किसी और व्यक्ति को बेचे या अधिकार, अब जब अपने अंश ही अपने पास नहीं है तो अपना अधिकार भी नहीं है यानी अधिकार का भी त्याग हो गया, तब उसकी मालिकी या सदस्य पद समाप्त हो जाता है और यह सदस्य जो व्यक्ति खरीदे या जिस पक्ष में अधिकार छोड़ा हो उसे ही मिलता है। एक एग्जाम्पल, जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया जाए तो उसका हक अधिकार किसका होता है? मॉनिटर का होता है, लेकिन जब वो अपने पद से या तो मर्जी से हटे या अपना पद की मैं आपको दिन मैं मॉनिटर नहीं बनूंगा या बनूंगी, मैं अपनी जगह इनको किसी को भी खड़ा कर देते हैं, तो फिर वो अब खुद का वो जो सदस्य पद था अधिकार था वो खत्म हो जाता है और सामने जो भी व्यक्ति रहता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया जब जिस कंपनी के अंश हो वह कंपनी उसे स्वीकृत दे तभी पूरी मानी जाती है। अब जरूरी नहीं है कंपनी यस का यस, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको सही लगेगी तो ही वो अंशों को लेगी यानी अंशधारक के पास से अपना समझौता रखेगी। अब है अंश परिवर्तन हस्तांतरण का महत्व। अंश हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कंपनी की संपत्ति से अंशधारक अपने अधिकार का उपयोग करके अंशों को परिवर्तन करता है। उनके पास इतना अधिकार होता है कि वो अपने अंशों को किसी और को दे दे या हस्तांतरण कर दे। अंशधारक का कंपनी की अंश पूंजी का भाग दर्शाने वाला वित्तीय हित है। अंश के द्वारा क्या किया जाता है? पूंजी को इकट्ठी किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और वो ही एक वित्तीय हित होता है। यानी पूंजी के लिए जो लाभ जो हित रहता है कंपनी के हित के लिए क्या होता है? पैसा, और वो ही इसे अंश पूंजी के द्वारा दर्शाया जाता है। यह अंशधारी की चलित संपत्ति है यानी चलती हुई है। चलती हुई से मीन्स कभी भी कहीं पे भी हम उस पूंजी को लगा सकते हैं अंशों के माध्यम से। इससे कंपनी के अंशधारक को अंश बेचने, बख्शीश देने और गिरवी रखने का अधिकार भी होता है क्योंकि वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। इस संबंध में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था कि संयुक्त स्टॉक कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक यानी साथ में जो मिलकर के काम करती है कंपनी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ही अंश परिवर्तन सरलता से हो सके, ऐसी सुविधा उसके लिए सदस्यों को देना है। अंशों की खरीद बिक्री शेयर बाजार में होती है। अब अंशों की खरीद बिक्री एक बाजार होता है शेयर, वहाँ पे बोली लगती है, वहीं पे खरीदी और बेची जाती है जिसे हम पूंजी बाजार का स्रोत कहते हैं।
पूंजी बाजार यानी ऐसा बाजार जहाँ पर पूंजी इकट्ठी की जा सकती है। इसीलिए शेयर बाजार को अधिकतर देश के विकास की पाराशीशी यानी थर्मामीटर में भी जाना जाता है। अब ये थर्मामीटर क्यों बोला है यहाँ पे? हम थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए लेते हैं। उसी प्रकार बाजार में भी अगर जो शेयर के अंशों की जो खरीद बिक्री होती है तो बाजार में होती है, और उस समय पूंजी कितनी ज़्यादा बढ़ती है यानी थर्मामीटर के समान ही, तो इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है? थर्मामीटर के रूप में बोला जाता है। थर्मामीटर जितना जितना हमारे अंदर थर्मामीटर क्यों नापा जाता है कि अपने कितना फीवर वगैरह है, ये टेम्परेचर नापा जाता है। उसी प्रकार से पूंजी बाजार का स्रोत इसलिए बोला गया क्योंकि अंशों की जितनी खरीद और बिक्री होगी उसके अनुसार ही पूंजी एकत्रित की जा सकती है। अब इसमें पहला पॉइंट है, अंश परिवर्तन हस्तांतरण से सरकार को इनकम होती है, क्योंकि जैसे बदलते हैं इधर से उधर उसमें इनकम होती है। अंश परिवर्तन या बिक्री जो अधिक मात्रा में हो त्यों सरकार को अधिक प्रमाण में आय मिलती है। कारण कि सरकार के द्वारा अंश परिवर्तन पर कर लगाया जाता है। गवर्नमेंट को पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि अगर अंशों को परिवर्तन करते हैं, किसी और को देते हैं, हस्तांतरण करते हैं, तो उस पर वो टैक्स लगाती है, और जो वो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए इससे अधिक प्रमाण में गवर्नमेंट को इनकम भी प्राप्त होती है। फिर है अंश विक्रय के कारण अंश विक्रेता को नकद भी मिलता है। अगर जैसे ही मैंने अंश मान लीजिए बेच दिए या आपने मुझे बेच दिए तो आपको उसी वक्त में नकद पैसा आपको मिल जाता है। अंश तीसरा पॉइंट है, अंश क्रेता को अंश की मालिकी अधिकार भी मिलता है। अब आपने बेचे तो आपको क्या मिला? नगद पैसा मिल गया, लेकिन मैंने खरीदे तो उस पर मेरा अधिकार हो गया, यानी मालिकी किसकी हो गई? अब मेरी हो गई। फोर्थ पॉइंट है, अंशधारी अंश बाजार में भावों में परिवर्तन का लाभ ले सकता है, यानी जब भाव ऊपर होंगे, महंगे होंगे अंश, तब हम बेचेंगे। हम क्यों बेचेंगे? पहले चाहे हमने सस्ते में खरीदे हो, लेकिन भाव जैसे ही बदलेंगे तभी हम उसे को अपना लाभ समझ के फटाक से बेच देंगे और इनकम कमा लेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? बिन कार्यक्षम इकाइयों में रोकी गई पूंजी का प्रवाह कार्यक्षम इकाइयों की ओर मुड़ जाता है। जहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, काम में नहीं लिया जा रहा है, तो उसकी जगह क्या किया जाएगा? जो इन इकाइयों में कार्यक्षम हो रहा है, काम चल रहा है, वो पैसा उधर लगा दिया जाता है। 6 पॉइंट है, अंश परिवर्तन के कारण अंश बाजार और पूंजी बाजार का भी विकास होता है। जैसे जैसे वो एक्सचेंज होते हैं, हस्तांतरण होते हैं, उससे अंश बाजार में भी फायदा होता है और पूंजी भी प्राप्त होती है। 7 पॉइंट है, स्वतंत्र अंश परिवर्तन के कारण कंपनी स्वरूप का विकास तेज बनता है, कंपनी का आकार और विस्तार भी बढ़ता है, यानी कंपनी और अधिक विकसित हो जाती है। अंश हस्तांतरण संबंधित नियम कंपनी के नियमन पत्र में दर्शाए हुए होते हैं। उन पर कई बार नियंत्रण निजी कंपनी में हो सकता है, लेकिन अंशधारकों के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता, और अंशधारी जब चाहे तब प्रवर्तमान कानूनी नीति नियम के अनुसार अपने अंशों को बेच सकते हैं, यानी उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकती कंपनी। ये वे दूसरों को उपहार में भी, अब उनकी मर्जी, किसी को देने हो तो फ्री में भी दे सकते हैं, गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। अब है अंश परिवर्तन या हस्तांतरण संबंधी प्रावधान। इस संबंध में अध्ययन करने से पहले अंशधारी के पास किस प्रकार के अंश हैं वह जानना आवश्यक है। अंश परिवर्तन की दृष्टि से अंश दो प्रकार के होते हैं, मूर्त स्वरूप अंश और अमूर्त स्वरूप। अभी पहले हम मूर्त क्या होता है? मूर्त स्वरूप या भौतिक स्वरूप के अंश, अंग्रेजी में इसे फिजिकल शेयर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें अंशधारी के पास कंपनी के द्वारा दिए गए अंश प्रमाण पत्र उसके पास होते हैं, यानी कंपनी जो प्रमाण पत्र जो देती है वो किसके, अंशों का भी एक प्रमाण पत्र होता है, वो किसके पास होता है? स्वयं के पास होता है। इस अंश प्रमाण पत्र में अंशधारक का नाम,
अंशों यानी सर्टिफिकेट अंशों का की संख्या, उसमें सारी ये डिटेल होती है। अंश की कीमत, कंपनी का नाम और कंपनी की सामान्य मोहर यानी सील होती है। इस तरह के अंश प्रमाण पत्र फट जाने, चोरी हो जाने, आग में जल जाने, अस्तित्व का नाश होने का डर बना रहता है, क्योंकि है तो ये कागजी ना। अब है दूसरा अमूर्त स्वरूप के अंश। अंग्रेजी में इन्हें डीमेट शेयर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के अंश अंशधारी के पास नहीं होते, बल्कि अंशधारी के द्वारा खुलवाए डीमेट खाते में होते हैं। अब डीमेट खाते में होते हैं तो वो सेफ होते हैं, क्योंकि उनके पास तो होते नहीं है। इस प्रकार के अंशों के बारे में आप कक्षा 11 के अध्ययन में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के अंश में भौतिक स्वरूप के अंश के गैर लाभ, जैसे कि खो जाना, फट जाना, चोरी हो जाना, आग में जल जाना, या ये सब अब डर कैसे रहेगा, क्योंकि वो तो खाते में डिपॉजिट वन यानी वहाँ पे खातों में ट्रांसफ़र करे हुए हैं, अपने पास तो है ही नहीं। फटने का, खोने का ये डर कब बना रहता है, जब कोई चीज़ हमारे अपने पास में होती है। अंश परिवर्तन संबंधी प्रावधान मूर्त स्वरूप अंश में और अमूर्त स्वरूप अंश में दोनों अलग अलग होते हैं। यदि इन कानूनी व्यवस्थाओं का पालन न किया जाए तो कंपनी अंश परिवर्तन अस्वीकार कर सकती है। पहला पॉइंट इसमें है अंश परिवर्तन फॉर्म। अंश परिवर्तन करने के लिए निर्धारित किया अंश परिवर्तन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही पक्षों के नाम, पता और साइन ये सब ज़रूरी होता है। इस प्रकार के फॉर्म कंपनी की रजिस्टर ऑफिस से, शेयर दलाल से और शेयर बाजार से मिल जाते हैं। दूसरा है अंश का प्रमाण पत्र। अंश परिवर्तन फॉर्म के साथ अंश प्रमाण पत्र या अंश आवंटन पत्र शामिल करना भी आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है बाकी किस्त। अंशधारक जिन अंशों का परिवर्तन करना चाहता हो, उन अंशों की यदि अंश किस्त मंगवाई गई हो तो उसके सामने बाकी की किस्त नहीं होनी चाहिए, यानी संपूर्ण कंप्लीट भरी हुई होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपत्ति आवेदन। जिस अंश का परिवर्तन करना हो वैसे अंशों के लिए किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक आवेदन नहीं होना चाहिए। यदि अंश परिवर्तन वाले अंश के सामने किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक आवेदन हो तो ऐसे अंशों का परिवर्तन कंपनी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब है फिफ्थ पॉइंट, संतोषजनक प्रमाण। जब किसी कारणवश दोनों पक्षकारों की सहित का फॉर्म यानी सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म किसी कारणवश खो जाए, मान लो दोनों ने साइन भी कर दिया और अब वो खो गया है, तब दोनों पक्षों को अपनी साइन के साथ कंपनी में आवेदन करना चाहिए और संचालकों को संतोष प्राप्त हो वैसे स्पष्टीकरण भी देने चाहिए। 6 पॉइंट है लियन का अधिकार। लियन के अधिकार का उपयोग कंपनी स्वयं का लेना वसूल कर सके, वैसा हो तो सदस्य देनदार होने के बावजूद परिवर्तन मान्य रख सकता है। स्टैम्प ड्यूटी। अंश की बाजार कीमत के अनुसार फॉर्म पर स्टैम्प ड्यूटी लगानी चाहिए। यदि कम कीमत की स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई हो तो कंपनी के संचालक अंश परिवर्तन से इनकार भी कर सकते हैं। 8 पॉइंट है नए अंशधारक को अंश का प्रमाण पत्र। अंश परिवर्तन मान्य रखकर कंपनी द्वारा 1 महीने में नए अंशधारक को परिवर्तन सहित का प्रमाण भेजना पड़ता है। अब है 9 पॉइंट परिवर्तन की अस्वीकृति। जब कंपनी रजिस्टर ने अंश परिवर्तन पर रोक लगाई गई हो या अदालत ने परिवर्तन नहीं करने का आदेश दिया हो, तब परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। 10 पॉइंट है नियमन पत्र के प्रावधान। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त नियमन पत्र में की गई व्यवस्था के अनुसार यदि परिवर्तन न किया गया तो उसे स्वीकार भी नहीं किया जाता है। अब है सदस्य रजिस्टर। जब तक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न हो, यानी हस्तांतरण करेंगे तो उसकी प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए,
और अगर नहीं होती है तब तक सदस्य पत्रक में मूल अधिकारी का नाम चालू नहीं होगा, यानी वहाँ पे रजिस्टर में उसका नाम नहीं आएगा। डिविडेंड यानी लाभांश का अधिकार। अनिवार्य हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी न हो तो मृत या दिवालिया सदस्य डिविडेंड पाने का हकदार है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा एकल व्यक्ति कंपनी के संदर्भ में। एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्य की मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति को उत्तराधिकार, ये एकल व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति की जब होती है कंपनी, उस उत्तराधिकारी बनाए तो उसको कंपनी पहचान कर उसके नाम पर अंश हस्तांतरण कर देगी, क्योंकि उसमें उसने नॉमिनेट में यानी उत्तराधिकारी में किसी न किसी का नाम दिया होगा, उसमें जांच पड़ताल की जाती है और अगर वो नाम पहचान लिया जाता है, उसी का नाम होता है, तो फिर अंशों को उसके नाम पर हस्तांतरण कर दिया जाता है। संचालक मंडल के द्वारा इस संबंध की जानकारी उत्तराधिकारी को देनी पड़ती है। अब संचालक मंडल ये उसको बताएगा कि उत्तराधिकारी को कि आपका नाम नॉमिनेट है, आप इसमें उत्तराधिकारी हो, तो आप इन अंशों को आगे बढ़ा सकते हो, यानी अब आप इसके सदस्य हो। इस प्रकार का उत्तराधिकारी एकल व्यक्ति की तरह डिविडेंड का अधिकार दूसरे अधिकारों का अधिकारी भी बनता है, यानी संपूर्ण अधिकार अब उस व्यक्ति के पास हो जाते हैं जो उसका अंशों का अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है, और उसे उसकी तरह ही जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है, यह उत्तराधिकारी उसके बाद अन्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति उत्तराधिकारी की लिखित सहमति लेकर ही कर सकता है, यानी लिखित सहमति की आवश्यकता होती है तभी उसे उस कंपनी का सदस्य माना जाता है। अब आज हमने पढ़ा अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण, जिसमें अंश परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, यानी अपने अंशों को किसी और को देना या फिर उसके लिए अपने अंशों को त्यागना अंश हस्तांतरण या अंश परिवर्तन कहा जाता है। अब उसके प्रावधान ये मूर्त स्वरूप और दो बताए गए थे अंश परिवर्तन में। मूर्त स्वरूप में तो क्या होता है कि उसके हाथ में ही दिए जाते हैं कागज़ वगैरह, तो उससे वो फटने के, खोने के, जलने के ये सारी संभावना बनी रहती है मूर्त स्वरूप के अंतर्गत। तो लेकिन अमूर्त स्वरूप में क्या होता है कि सीधे ही उसे उसके लिए एक डीमेट खाता होता है, उसमें वो डीमेट खाता खुलवाया जाता है और उस डीमेट खाते के अंदर ही वो सब चीज़ें रख दी जाती हैं अंशों को, तो उसके खोने का या फटने का, जलने का कुछ भी कोई चांस नहीं रहता। उसके बाद हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि कानूनी व्यवस्था का पालन न किया जाए तो कंपनी क्या करती है, और ये हमने 13 पॉइंट्स अभी पढ़े। अब आप लोग ये सारे के सारे जो दूसरा लेसन है वो कंप्लीट रिवाइज करना, होमवर्क भी कंप्लीट करना सब बच्चे, ताकि लगे हमको कि आप भी साथ हमारा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। हमें तो खुद को मालूम भी नहीं आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बट उम्मीद यही है कि पढ़ ही रहे होंगे। और इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू लेक्चर हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय, गुड बाय।